नमस्कार, रियल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी मिश्रा। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उसमें जो है महायुति को बम्पर जीत मिली है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को करारा झटका लगा है, विपक्ष की करारी हार हुई है और कहीं ना कहीं अब सबकी निगाहें जो है 29 महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर है और 15 जनवरी को चुनाव है, 16 को नतीजे आएंगे। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी निगाहें उसके जो 29 महानगर पालिका है उसमें मुंबई बीएमसी पर है और कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशियों के जो पर्चा भरने का जो है सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां महायुति और महाविकास अघाड़ी, उनमें अभी तक जो है आपस में समझौते की बात चल रही है। किसी प्रत्याशी की तरफ से अभी तक कोई पर्चा भरने की खबर सामने नहीं आई है और 3 तारीख तक जो है आखिरी दिन है पर्चा भरने के बाद जो है प्रत्याशी घोषित करने का। तो कहीं ना कहीं अभी भी बातचीत चल रही है और हमारे साथ है यहाँ पर शिवसेना सिंधे गुट से गुलाबचंद जुबे जी जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, यहाँ हमारे स्टूडियो में आए हैं। गुलाबचंद जी आपका नमस्कार। नमस्कार स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबचंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पहला सवाल यही है कि स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और वहीं जो है सहयोगी शिवसेना सिंधे गुट ने भी अच्छी सफलता पाई है और अजीत गुट ने भी अच्छी सफलता पाई है और कहीं ना कहीं जो है शिवसेना होने का दम भरने वाले जो उद्धव गुट है उनको जो है कड़ा झटका लगा है, वो जो दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उसे आप कैसे देखते हैं? जी मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि निकाय चुनाव के अंतर्गत जिस ढंग से बम्पर जीत, मात्र मैं नहीं कहना चाहूँगा कि हमारी शिवसेना की जीत हुई है, ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रवादी अजीत दादा की जीत हुई है या देवेंद्र फडणवीस साहब की जीत हुई है, ये हमारी महायुति की जीत हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराष्ट्र के सभी जनता जनार्दन का, जिन्होंने निकाय चुनाव में जिस ढंग से मान सम्मान महायुति को दिया है। निश्चित तौर पर मैं सभी मतदाताओं का लाख लाख अभिनंदन करता हूँ और तत्पश्चात आने वाले चुनाव के लिए या उस चुनाव को लेकर के जिस ढंग से विपक्ष अपना एक नारा दे रहा था कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना के बीच या महायुति और महाअघाड़ी के बीच जिस ढंग से ये चुनावी समर हुआ, उसमें जिस ढंग से उभर करके महायुति आई है, इसके लिए महाराष्ट्र का सभी का अभिनंदन वंदन करना चाहूँगा मिश्रा जी। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो चुनाव से पहले जो है बात चल रही थी, शिवसेना और बीजेपी में जो है अनबन की खबरें काफ़ी आ रही थी और एक दूसरे के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पक्ष प्रवेश कर रहे थे। तो उससे ये लग रहा था और जो चुनावी पंडित बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है इसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है शिवसेना को जो है सफलता मिली है और कहीं ना कहीं जो है उम्मीद से दुगना सफलता मिली है और वहीं जो है उद्धव गुट को जो है अगर कहा जाए तो जो असली शिवसेना होने का दम भरते हैं उन्हें जो है दहाई का आंकड़ा वो पार नहीं कर पाए हैं। तो इन सब के पीछे जो है शिवसेना जो जीती है उसकी सफलता का राज क्या है? मिश्रा जी, जैसा आपने कहा कि विपक्ष के रूप में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना जिस ढंग से बल भर रही थी कि हम असली और नकली के बीच जो द्वंद्व चल रहा था, महाराष्ट्र की जनता, यहाँ का जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि उनके आंकड़े को दहाई तक भी नहीं आने दिया। इस बात का स्पष्ट हो गया कि क्या उनकी सोच और क्या हमारी सोच, विचारधाराओं के बीच जनता ने यहाँ का फैसला कर दिया कि असली शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में श्रद्धेय स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को जतन करने वाला या उनकी रक्षा करने वाला या उस मार्ग, उस पथ पे चलने वाला एकमेव पार्टी शिवसेना, जिसका नेतृत्व वर्तमान आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के उनके नेतृत्व में सभी शिवसैनिक या सभी पदाधिकारी आज इस बात के अंदर, इस बात का लोगों के मन में विश्वास है कि आने वाले महाराष्ट्र के अंतर्गत महानगर पालिका 29 जिसकी संख्या है, उसमें हम 15 जनवरी को एक बम्पर जीत, जिस तरह से निकाय चुनाव में बम्पर जीत का पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, इसमें कोई न संदेह है न शंका है। इसलिए कुछ उत्साह से भरा हुआ हमारा शिवसैनिक परिवार है इस वक्त। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच कुछ बातें चल रही थी, अगर बात कुछ चल रही होती तो आज अभी कल आपने देखा होगा कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के लुईसवाड़ी बंगले के ऊपर 4 बजे तक, भोर में 4 बजे तक दोनों परिवार के बीच में विशेष करके रविंद्र चौहान जी थे और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब थे और हमारे नरेश मस्के जी थे, श्रीकांत शिंदे जी थे, तमाम हमारे शीर्ष प्रतिनिधियों ने आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके युति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें तो वो प्रत्याशियों का जो पर्चा भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है,
लेकिन और बीच में जो खबर आई थी कि 150 सीटों पे दोनों जो सहयोगी पार्टियां उसमें बातचीत हो चुकी है और कुछ 70 सीट जो है भी उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन अब प्रत्याशियों का फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है, तो मामला कहाँ अटका हुआ है? मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है चीज़ के लिए कि जो आपका प्रश्न मेरे लिए है, इस प्रश्न का जवाब मेरे शीर्ष नेतृत्व के बीच में, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे शिवसेना के बीच का बात हो, वो कहीं न कहीं गर्भ में है। ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, किसको कितनी सीट पर लड़ना है। बस हमें भी इंतज़ार है, अब आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी इंतज़ार है, पूरी मीडिया को इंतज़ार है कि कितनी सीट में बंटवारे के रूप में हम लोग कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, कितने सीट पे वो लड़ेंगे। लगभग हमारा तय हो चुका है, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ आएगा। और अभी कुछ कह लेना, आंकड़ों के ऊपर कुछ कह लेना, बहुत जल्दीबाजी होगी। वैसे खास तौर पर सबकी निगाह है तो मुंबई बीएमसी पर है, जी। लेकिन कुल मिलाकर 29 महानगर पालिका है और थाना में जो है 6 महानगर पालिका है। तो मुंबई के अलावा जो अगर हम बाकी महानगर पालिका की बात करें तो उसमें गठबंधन को लेकर दोनों शिवसेना और बीजेपी में स्थिति क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। स्थिति साफ साफ है। निकाय चुनाव के अंतर्गत आप देखे होंगे अंबरनाथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, हम चुनाव लड़े, अजीत दादा चुनाव लड़े। आप देखे होंगे मंचों के ऊपर या प्रचार के दृष्टिकोण से किसी प्रकार का कोई अनबन नहीं हुआ। जीत हासिल हुई, जिसको जिसको जीत हासिल हुई। अंबरनाथ में हमारे कमल खिला और जगहों पे हमारे तीर कमान चले, लेकिन उन्माद और खुशी का माहौल हमारे महायुति में बना रहा। एक दिल से दिल मिला करके, गले से गले मिल करके आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह साबित कर दिया कि हमारे महायुति के अंतर्गत किसी प्रकार का मतभेद दूर दूर तक नहीं है। इन नेताओं का मात्र एक लक्ष्य है, वो हमारी मंजिल महायुति का जय जयकार हो। वो चाहे निकाय, आपने देखा होगा लोकसभा, विधानसभा, फिर निकाय चुनाव, फिर महानगर पालिका के चुनाव, हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से सिर्फ इस भगवा को लहराते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहे महानगर पालिका मुंबई हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे केडीएमसी हो, चाहे नई मुंबई हो, या महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने हमारे 29 महानगर पालिकाओं के अंतर्गत उस बिल्डिंग के शिखर पे भगवा दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा है। किसी प्रकार का दूर दूर तक हमारे महायुति में, विशेष करके अजीत दादा, देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। अगर हम स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो तमाम विवादों के बावजूद या गतिरोध के बावजूद जो है सहयोगी पार्टियों को और बीजेपी को जो है अभूतपूर्व सफलता मिली। लेकिन और वही कोंकण में भी जो है शिवसेना को जो है अच्छी सफलता मिली वहाँ पे कोंकण में, जो कभी शिवसेना उद्धव गुट का गढ़ हुआ करता था। लेकिन इन सब के बीच जो है कोंकण की बात करें तो वहाँ पे राणे परिवार है, नीलेश राणे। हाँ, राणे परिवार में एक भाई शिवसेना में, एक भाई जो है बीजेपी में, और दोनों भाइयों के जो है विचार आपने सुने होंगे, पूरा मामला जो बीच में आया था। तो आखिर ये विवाद किस लिए आया और विचार अलग अलग कैसे, संगठन में सहयोगी होने के बावजूद और दो भाई होने के बावजूद? मिश्रा जी, कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि पिता पुत्र के बीच में राजनीतिक पटल पे मतभेद होते हैं। इस राष्ट्र के राजनीति की उस शिखर पे, वो चाहे हमारा सिंधिया परिवार रहा हो, चाहे हमारा पायलट परिवार रहा हो, सर्वविदित है कि माता किसी और पार्टी में, पिता किसी और पार्टी में, या तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश का बहुत से ऐसा राजनीतिक रहा है कि जिन्होंने शीर्ष स्तर तक राजनीति किया, उनकी भी परिवार में राजनीतिक सोच को लेकर के तमाम ऐसी बात रहे। आदरणीय नारायण राणे साहब हमारे नेता हैं, हमारे शिवसेना के भी बड़े शीर्ष नेता रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुए हो, लेकिन अच्छी तरह समझते हैं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व को। और आपने देखा होगा, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से जिस वक्त उनके बंगले पहुंचे हैं, उन्होंने गले लगाया और उनका पुष्पमुख दे करके उनका सदिच्छा भेंट की। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो भी कुछ कदम तक, कुछ समय तक, कुछ क्षण तक, कुछ पल तक, बाकी दूर तक मतभेद की कोई संभावना नहीं है। बहुत मजबूत फेविकॉल से जुड़ा हुआ है इस वक्त महायुति, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के ये जोड़। आपको लगता है मिस्टर याज का है ये? जिस तरह से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब अपने राजनीतिक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, श्रद्धेय श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय माननीय बाला साहब ठाकरे के बीच
27 वर्षों तक ये मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा। आदरणीय प्रमोद महाजन जी उसके बीच के कड़ी बने रहे, कभी नहीं टूटा। ये तो परिस्थिति 2022 से बदली है, जिस वक्त विपक्ष के रूप में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के मन के अंदर क्या ऐसी भाव जाग गई कि जो उन्होंने उस ताना बाना को छोड़ करके, उस सीमा को लांघ करके, श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे साहब ये कहा करते थे कि ठाकरे परिवार का कभी कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में नहीं दिखाई देगा या संवैधानिक किसी पद पे नहीं होगा। उन्होंने सभी बेड़ा को तोड़ करके अपने तो मुख्यमंत्री बने, बेटे को भी कैबिनेट मिनिस्टर बना दी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार चुनावी मैदान में आ गए। तो मुझे लगता है कि उस महापुरुष माननीय बाला साहब ठाकरे वो एक इंसान नहीं थे, एक फरिश्ता थे। जो बात सामने आती है कि शिवसेना के जब दो फाड़ हुए और शिवसेना शिंदे गुट बना, तो उसमें कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और कहीं ना कहीं जो उसके कांग्रेस से गठबंधन के खिलाफ थे शिंदे जी। और उसमें ये भी बात आता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस से शिवसेना कभी मिलती है तो शिवसेना का विसर्जित कर देना चाहिए, दुकानें बंद कर देंगे। हाँ, तो उसको लेकर उसे लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है दो फाड़ होने की बात सामने आती है और कही जाती है, और बार बार शिंदे जी आरोप भी लगाते हैं बार बार उद्धव शिवसेना पे। तो उसे आप कैसे देखते हैं? जी मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के काफ़ी नज़दीक हूँ, मुझे उस चीज़ की अच्छी तरह जानकारी है। जब ये पूर्व में मंत्री हुआ करते थे, नगर विकास मंत्री, ये बार बार आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को या ठाकरे परिवार को उन्होंने बार बार यह चेताया और समझाया। 2019 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अलायंस को यहाँ के मतदाता ने मैंडेट दिया, तो उस वक्त माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने उस परिवार को समझाने की कोशिश किया कि साहब, हम लोगों को जनता जनार्दन के मैंडेट को या उनके विचारों का हनन नहीं करना चाहिए, दमन नहीं करना चाहिए। जो यहाँ के जनमानस या जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया है, उसके अनुरूप हम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ काम करना चाहिए। बार बार समझाने के बाद, कौन कहे समझने के बाद, उल्टा नगर विकास मंत्रालय आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के पास था जब ये मुख्यमंत्री थे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब। उनके खाते पे, नगर विकास मंत्रालय के खाते पे रोके जाने लगा। उनकी फाइल बुला करके या मंगवा करके उसका निर्णय आदित्य ठाकरे साहब लिया करते थे। बहुत इनको हर्ट हुआ, सुनने को युद्ध मिलता है। कहीं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा चीज़ के लिए कि मातोश्री में जाने के बाद कई बार ऐसे मौके आए जहां इनको अपमान का घूंट पी करके वहाँ पे इनको रिटर्न होना पड़ा। ऐसे हालत में जब ये परिस्थिति बन गई कि वो टोपी लगाना शुरू कर दिए, मदरसों में जाना शुरू कर दिए, या उनकी किसी इलेक्शन में वहाँ पे फातिया पढ़ने लगे लोग, और जिस ढंग से एक विशेष करके एक संप्रदाय को लेकर हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने रोक और ठोक कहा, भिन्न भिन्न शब्दों से बात किया करते थे। हमारा हिंदुत्व श्वास है, अपने हिंदुत्व का वो परचम लहराते हुए कहा करते थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत का स्वरूप हिंदू स्वराष्ट्र की कल्पना, बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से सहमत होकर के स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर इसका निर्माण होना चाहिए। ऐसे हालत में एक भी ट्रैक पे आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब आने को तैयार नहीं। फिर ऐसी स्थिति में जैसा आपने कहा कि क्या ऐसी बात होगी उद्धव साहब के बीच में, शिवसेना और एकनाथ शिंदे साहब के बीच में क्या मतभेद हुआ? बिल्कुल कोई मतभेद नहीं, बल्कि ये भेद है और ये रहस्य है कि एक बहुत बड़ी बगावत हुई। उस बागी का नाम है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। अब एकनाथ शिंदे साहब के साथ उनके पीछे चल पड़े हम जैसे ऐसे असंख्य शिवसैनिक, सब बागी बन गए। इसलिए कि अगर हम कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी के साथ, सपा के साथ, ये हमारा कोई जोड़ है, ये हमारी कोई संवैधानिक विधा है। बेमेल दलों से मिलकर शिवसेना कभी नहीं चल सकती। ऐसे हालात में कहना पड़ा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को कि अगर आप इस राह पे नहीं आते हो तो हमारा राह अलग है, जिस राह को सूरत से लेकर के आसाम, गुवाहाटी, फिर गोवा टू मुंबई, फिर उसके बाद देश ने परिणाम देखा। मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान समय का यह आज साक्षी है, जिसके साक्षी लोकतंत्र के चौथे संशक्ति के प्रति आदरणीय मिश्रा जी से हमारा रूबरू और साक्षात्कार हो रहा है। मुझे गर्व है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जिस ढंग से राजनीतिक
ओर और छोर के बीच में इस मराठा ने राजनीतिक समीकरण दिखा करके विपक्ष को आईना दिखा दिया है। इसके पहले राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी ऐसा हुआ नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के विचारों को। और इसके उलट अगर हम बात करें तो जब शिंदे अलग हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है संजय राउत बार बार एक तंज कसते हैं और आज भी कसते हैं, 20 खोखे एकदम ओके। तो क्या इसके पीछे कुछ आप बोलना चाहेंगे? अब संजय राउत साहब को हम क्या कहें, संजय राउत साहब को सोच लेना चाहिए। अभी इस वक्त एक ऐसे असहाय रोग से ग्रसित हैं जो उन्होंने खुद भी बात को डिक्लेयर किया कि मैं एक असहाय रोग से ग्रसित हूँ। मैं ऐसी अवस्था में उनको यही कहना चाहूँगा कि वो अपने स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता करें। और खोखे की उन्होंने बात की थी, क्या उसके साक्षी थे? 20 करोड़ 50 करोड़ या जो भी कुछ, अब वो ये भूल गए कि गोवा से आने के बाद मुंबई में इसी वर्ली से उनको जाना पड़ेगा, बलि चढ़ जाएगी, शिव सैनिक मुंबई में घूमने नहीं देंगे। हुआ क्या, गोवा से आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब समग्र अपने शिष्टमंडल सभी विधायकों को लेकर के उतरते हैं और छाती खोल करके चलते हैं, भगवा लहराते हुए चलते हैं। हुआ तो कुछ नहीं, हुआ ये कि सूबे के मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल का गठन होता है। 2.5 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जो कारनामा दिखा दिया, नायक फिल्म की याद आती है। जिस तरह से उस नायक ने, उस हीरो ने जो कर दिखाया, उसी तरीके से हीरो बन के 2.5 वर्षों में जितने ही रुके हुए काम थे, जिसके ऊपर स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था, बड़े आसानी से, बड़े सलीके तरीके से करके इस महापुरुष ने दिखा दिया, जिसका साक्षी संपूर्ण देश, संपूर्ण महाराष्ट्र बना। अटल बिहारी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए अटल सेतु, कोस्टल, मेट्रो, तमाम ऐसे रुके हुए कामों को उन्होंने एक आयाम दिया। लाडली बहन योजना ला करके महाराष्ट्र के अंतर्गत इतिहास रच दिया इस व्यक्ति ने, कि जिस ढंग से 231 सीटें महायुति जीत करके, ये क्या है, ये आंधी नहीं था, ये तूफान था। विपक्ष को आज भी एक बात नहीं समझ में आ रही है, तो विपक्ष को बस भगवान ही समझाएं और समझाने के लिए तैयार हो गए। 15 तारीख के बाद मिश्रा जी, इनके पास मुंह दिखाने का कोई जगह नहीं होगा, न इनके पास कोई सोच होगी और न इनके पास कोई ध्रुवीकरण होगी और न इनके पास कोई मुद्दा होगा। हम छोटी मोह बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ। जिस ढंग से इन्होंने इस कोरोना काल में ऐसे ऐसे ये लोगों ने घृणित कार्य किया है कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। बेग चोरी का आरोप इनके ऊपर, खिचड़ी का आरोप इनके ऊपर, तमाम छोटे मोटे मुद्दों को लेकर इनके आरोप पर इन्होंने वहाँ पर शिविर बनाते हैं खाली नाम के ऊपर, सिर्फ एक्सपेंडिंग दिखाने के लिए, सिर्फ खर्च दिखाने के लिए। ये कितनी शर्मनाक बात है। कहीं ना कहीं जितनी जो बात हो रही चुनावी की, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है 20 साल के बाद जो है राज और उद्धव साथ आए हैं और कल बाकायदे जो है इसकी घोषणा हुई है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं वो मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहते हैं और उनका बोलना है कि हम मराठी मानुस के लिए यहाँ पर एक आए हैं। तो उसे कैसे देखते हैं आप? 1966 में शिवसेना का स्थापना होता है। उस कालखंड में उसकी आवश्यकता थी। मराठी मानुस एक अस्मिता, महाराष्ट्र अस्मिता को ध्यान में रखते हुए माननीय बाला साहब ठाकरे ने उस समय के अनुसार, उस कल्पना के अनुसार उन्होंने स्थापना की। ठीक था। आज समय बदला, वक्त बदला और राजनीतिक सोच बदली। ऐसे हालात में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब 20 वर्षों के बाद उनका मिलन हुआ है। मिलन की भी, चाहे एक पारिवारिक मिलन, चाहे राजनीतिक मिलन, हमारे सनातन धर्म के मुताबिक श्रद्धेय माननीय बाला साहब ठाकरे जी सनातन के उपासक थे। उस द्वापर त्रेता के युग को अगर देखें तो उसमें भी सनातन के युग के अनुसार यदि कहीं त्याग हो और मिलन हो या गमन हो तो उसकी समय अवधि की दूरी होती है 14 वर्ष। 14 वर्ष के लिए भी त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने घर में लौटे थे। इन्होंने तो वो भी सीमा लांघ करके मामूली आपसी स्वार्थ को लेकर के, राजनीति को लेकर के 20 वर्षों के बाद मिले हैं। उसके बावजूद भी हम लोग पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं। शिवसेना उनका अभिनंदन करती है, वंदन करती है। और विशेष करके मैं आज की इस परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना चाहूँगा कि 2 ओठ अलग बात करें ये तो गलत है,
दो हाथ दो तरफ से उठे ये तो गलत है, दो पैर दो राह चलें ये तो गलत है, बिछड़े हुए मिल जाएं तमन्ना तो यही है, खिल जाए चमन फिर से तमन्ना तो यही है। बिछड़े हुए अगर दो भाई मिले हैं तो जो भी अच्छे सोच का व्यक्ति होगा शुभकामना देगा। और रही बात वोट की ध्रुवीकरण के लेकर, यह तो मिश्रा जी संभव ही नहीं है। जिस ढंग से अभी बीते हुए समय में हिंदी भाषियों के खिलाफ इन्होंने नारा दिया और मजबूत किया, हिंदी भाषा को लेकर के हिंदी भाषा को लेकर के यहाँ के विद्यालयों में जिस ढंग से उनकी अवहेलना होकर के इधर करो, इस नंबर पर करो, उस नंबर पर करो, क्या आज मुंबई में रहने वाला समाज या हिंदी बोलने वाला व्यक्ति क्या भूल पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। और मराठी अस्मिता की बात, जिस ढंग से मराठी अस्मिता लेकर के एकनाथ शिंदे साहब 2022 के बाद निकल पड़े हैं, यहाँ पे लोगों की कंपनी बंद हो गई मराठी भाइयों की, उनको मुंबई से बाहर निकलना पड़ा। कोई अंबरनाथ, कोई करजत, माने अंबरनाथ करजत के बाहर सब निकलने के लिए विवश हो गए। उन लोगों को वापस लाने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। इतना दिन उनको मौका मिला, नहीं समझ में आया मराठी अस्मिता को लेकर। अरे मराठी भाषा को अभिजात भाषा दिलाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। महाराष्ट्र में गौ माता को मां का सम्मान देने के काम किया अगर किसी ने, तो वो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब। स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा मिश्रा जी, एकनाथ शिंदे साहब का नाम स्वर्णाक्षर में लिखा नहीं जाएगा, लिखा गया। श्री मुक्तानंद जी महाराज जो हमारे एक चारों धाम के एक पीठ के हमारे महामंडलेश्वर है, उन्होंने वाकई में स्वर्ण के पत्रों पे एकनाथ शिंदे साहब का नाम लिखा। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र और राष्ट्र जो मुंबई में प्रवास करता है, निवास करता है, वास करता है, उन्हीं के नेतृत्व में भला है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, उनको शुभकामना देना चाहूँगा। भाइयों का मिलन ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था, बहुत देर हो गया मिलने के लिए। 14 वनवास का वास था, इनका 20 वर्ष, ये क्या है वो न किसी को समझ में आ रहा है, न पता चल रहा है। वनवास 14 साल का होता है, लेकिन 20 साल के बाद दोनों भाई का मिलन हुआ है। तो लेकिन इसके पीछे जो है, अगर हम बात करें तो जो महायुति है और दो बीजेपी हो या शिवसेना, ये आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं ये बीएमसी चुनाव की जो हार है उससे बचने के लिए और ठाकरे ब्रांड को बचाने के लिए जो है दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं। ये सही बात है, क्योंकि जो मुंबई का महानगर पालिका है ना, ऐसी मुर्गी है कि सोने की अंडी देती है, ऐसा उनका मत है, ऐसी उनकी सोच है। मुंबई महानगर पालिका का जो राजस्व फंड है, देश के कई से राज्य हैं मिश्रा जी, कि उस राज्य का उतना राजस्व फंड नहीं जितना मुंबई महानगर पालिका का अकेला फंड है। उस बात को मद्देनजर रखते उनको पता है कि मुंबई महानगर पालिका अगर मेरे हाथ से निकल गई फिर हमारे पास कुछ शेष बचेगा नहीं, यही शेष दिख रहा है, बाकी अवशेष इनके हाथ से निकल चुका है, कुछ बचा नहीं। लोकसभा में हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, विधानसभा में हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, अभी निकाय चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट देखिए। अभी बस बहुत जल्दी 16 तारीख को सब पता चल जाएगा। फिर हम आपके इस स्टूडियो में आकर के फिर हमारी आपकी वार्तालाप होगी, फिर हम आपको जवाब देंगे, फिर मुझसे प्रश्न करेंगे, यही जवाब होगा, यही मैं आपके स्टूडियो में जाकर के, यही मैं आपके बीच में जो सुसंवाद हो रहे हैं यही मैं आपको कहूँगा। अब इसका पुनरावृत्ति हमेशा होता रहेगा। 25 साल तक शिवसेना सत्ता पे थी, बीएमसी की सत्ता पे थी। उसके बाद जो है शिवसेना और जब राज साथ में आए हैं तो राज का बोलना है कि अगर अब एक नहीं हुए तो फिर यहाँ पर जो है कोई परप्रांतीय या कोई अमराठी जो है महापौर बन जाएगा। उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? हम तो इस वक्त प्रांतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक रिजबल शिवसेना पार्टी का एक प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपके बीच बैठा हूँ। माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा करता था कि जो झंडा मेरा कंधे पे ले लिया, एक उसके अंदर कभी भी सरहद मायना नहीं रखता। उस सरहद को मैं पार करते हुए आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। आपने कहा कि 25 वर्षों तक शिवसेना महाराष्ट्र के सभी लगभग काफ़ी, विशेष करके मुंबई महानगर पालिका में उसका वर्चस्व कायम रहा, उसका सत्ता बनी रही। तो हम शिवसेना के प्रवक्ता हैं, हमारा सिंबल तीर कमान है, शेर है, भगवा हमारी निशानी है। उनके पास क्या है? फिर पुनरावृत्ति होगी 16 तारीख को, फिर से बीएमसी में
भगवा ध्वज लहरेगा और तीर कमान शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना वहाँ पे सत्ता वापस आएगी, महायुति का जय जयकार होगा, विजय होगा। आप 9 राज्यों के, उत्तर भारत के 9 राज्यों के आप जो है समन्वयक हैं, और उसके अलावा जो आरोप लग रहा है कि जो उत्तर भारतीय हैं उन्हें जो है प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं मिल रहा है महानगर पालिका चुनाव में, तो उत्तर भारतीय होने के नाते और 9 राज्यों के समन्वयक होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे उसको लेकर? बहुत आपने गूढ़ मेरे सामने प्रश्न रखा है आपने। अंबरनाथ में हमारे उत्तर भारतीय 3 नगर सेवक शिवसेना के रहे। उल्लासनगर में हमारे पास 2 नगर सेवक रहे, और नगर सेवक ही सीमित नहीं बल्कि किसी महानगर पालिका का सबसे बड़ा एक दायित्व होता है सभागृह नेता जिसका नाम था राम सागर यादव। फिर बात आती है कल्याण में हमारे 1 नगर सेवक रहे, हमारे 1 नगर सेवक शिवसेना के रहे। फिर उसके बाद नई मुंबई का बात आती है और हमारे 2 नगर सेवक रहे। फिर उसके बाद थाना की बात आती है, थाना पे भी समय समय पे हमारे उत्तर भारतीय समाज को बाकायदे नेतृत्व किया गया। मैं थाना से आता हूँ, आप देखिए मैं आपके सामने, चाहे 9 राज्य का समन्वय की बात हो, चाहे शिवसेना के मुख्य धारा में एक प्रवक्ता की बात हो, अभी भी उत्तर भारतीय संगठन संवैधानिक सेल बनाया गया, उसका मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसे परिस्थिति में कभी भी शिवसेना ने कभी उत्तर भारतीय समाज को कहीं नदारत किया या कभी उनकी अवहेलना किया। मैं आपसे एक चीज़ आपके प्रश्न के बगैर मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय बाला साहब ठाकरे के कार्यकाल में इसी महाराष्ट्र 13 अमराठी समाज को राज्यसभा सदस्य से लेकर के महाराष्ट्र सदन तक भेजना, वो चाहे चंद्रिका केनिया रहे हों, चाहे कन्हैयालाल गिडवानी रहे हों, चाहे अवधूत रहे हों, चाहे घनश्याम दुबे जी रहे हों, चाहे संजय निरुपम रहे, ऐसे न जाने कितने 13 अमराठी समाज को माननीय बाला साहब ठाकरे ने एक स्वरूप दिया, एक सम्मान दिया। उस समाज का तो सम्मान रखा। मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि जो भी किसी दल और संगठन में कोई काम करेगा तो उसका हकदार बनेगा। अब आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में बहुत तमाम ऐसे उत्तर भारतीय चल करके आ रहे हैं कि जो इस भगवा को अपने हाथ लेकर के अपने सम्मान को यथोचित जैसा जो जिसका कार्य है उसका उतना मान और सम्मान मिल रहा है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में अकेले जा रही है, और उनका ये बोलना कहीं ना कहीं कि चूँकि राज ठाकरे जो है उद्धव के साथ आ रहे हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सेकुलर जो है पार्टी और जो नेता उसको पसंद करते हैं, तो कहीं उत्तर भारतीयों पर जो हमले हुए या जो राज ठाकरे को जो पार्टी की तरफ से जो बयान है उत्तर भारतीयों को लेकर, कहीं ना कहीं उससे जो है कांग्रेस वो भी मुद्दा सामने रखती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक वोटों का जो है हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना उद्धव गुट होने के बावजूद जो है अल्पसंख्यक वोटों पर जो है उसका भी दावा जो है इस चुनाव में देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम अगर विपक्ष के जो सहयोगी दलों की बात करें तो अगर सपा है, सपा का बोलना है कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस का बोलना है हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं, और अभी तक जो है एनसीपी पवार गुट और यहाँ पे जो बाकी पार्टी को जो गठबंधन का दिखाया जाता है अभी तक कोई भी जो है बात सामने नहीं आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी से बातचीत चल रही थी कांग्रेस की, लेकिन वो भी जो है अभी उससे भी गतिरोध बना हुआ है। कहीं ना कहीं विपक्ष में जो है पूरी तरह से बिखराव दिख रहा है। तो इन सारे बिखराव का जो फायदा है कहीं ना कहीं महायुति बीजेपी और शिंदे गुट को मिलेगा। निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों का मुखौटा क्रम से उतर रहा है, इनके चेहरे से नकाब उतर रहा है। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को याद करना चाहिए यहाँ के महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को। जिस वक्त ये राहुल गांधी यहाँ पे आए थे मुंबई में, जोड़ो मारो आंदोलन का नेतृत्व ये उद्धव साहब किए थे, जो एक समय ऐसा आया कि मात्र राजनीतिक स्वार्थ के खातिर ये दिल्ली में जाकर के सोनिया के लाइन से सोनिया के दरबार में जाना पड़ा। उन्होंने उस परंपरा को ख़त्म कर दिया कि जो लोग मातुश्री चल के आते थे वो मातुश्री से चल करके, वो चाहे दीदी से मिलना हो, चाहे सोनिया से मिलना हो, चाहे अन्य नेताओं से मिलना हो, वो उन्होंने परंपरा शुरुआत किया। तो उनको असली चेहरे को महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह पहचान चुकी है। जहाँ तक राज साहब की बात आई, राज साहब ने बीच में अभी भगवा धारण कर करके सब लोगों की विश्वास हुआ कि चलिए हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का एक अवतार हुआ है उनके परिवार में। उन्होंने मस्जिद उतारने की बात की, उन्होंने एक धर्म विशेष की बात की, उन्होंने एक मजहब की बात की, उन्होंने एक समुदाय की बात की, बड़ा विश्वास जगा। लेकिन बहुत जल्दी फिर उत्तर भारतीय पीटने लगे, राजस्थानी पीटने लगे।
अन्य राज्य के गुजरातियों को उन्होंने अपमान करना शुरू कर दिया। तब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है। वर्षा में हम स्वयं इसके साक्षी हैं। हमने रिसीव किया था राज साहब को। राज साहब आए थे, एक नाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, इतने मान सम्मान से उनका मान सम्मान किया गया। और जब मीडिया आप जैसे लोगों ने उनसे पूछा कि एक नाथ शिंदे साहब का क्या स्वरूप है, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, तो यही राज ठाकरे साहब ये कहे थे कि एक नाथ शिंदे साहब का कोई शानी नहीं है, वो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आज मंचों पर चढ़ करके सबसे विपक्ष के रूप में सब उनकी जो युति हुई है, विपक्ष के रूप में ये शिवसेना तो दिखाई देगी उनको। किस तरह से कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे कि आज एक नाथ शिंदे साहब मेहनती नहीं हैं और उनके व्यक्तित्व अच्छे नहीं हैं। तो समय आने पर सब चीज़ होता है। उसका इन लोगों का जो गठजोड़ हुआ है, मैं दावा के साथ आपको कर रहा हूँ कि इतना फायदा ये महायुति को मिलेगा कि शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये विधानसभा का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा ये महानगर पालिका का चुनाव। इनको विपक्ष में बैठने का भी जगह नहीं मिल पाएगा। ये मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ मिश्रा जी, और विश्वास के साथ कर रहा हूँ मैं। अगर हम पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसमें राज और उद्धव दोनों एक मंच पे आए और उन्होंने वहाँ घोषणा की कि हम लोग जो है मराठी मानुस के लिए साथ आ सकते हैं, और उन्होंने सत्याचा मोर्चा भी निकाला था उन्होंने। अब जब दोनों भाइयों की बातचीत चल रही थी तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीच बीच में, और भले ये यहाँ पे जो है आपस में जो है चाहे पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, लेकिन बीच बीच में जो है अगर हम बात करें सीएम फडणवीस जी की, वो भी जाके राज ठाकरे को से उनकी जो मुलाकात है बीच बीच में होती रही है, और वहीं जो है एक नाथ शिंदे जी की भी राज ठाकरे से मुलाकात होती रही है। तो इन मुलाकातों का और उसका राज ठाकरे का आना, इसके पीछे क्या कोई शतरंज की बिसात है? नहीं। एक शब्द है शिष्टाचार। रात में सत्ता में आने के बाद और राजनीतिक पटल पे शिष्टाचार मुलाकात एक बड़ा अध्याय है, और ये संस्कार होता है। उसी संस्कार के मुताबिक समय समय पे, वो चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब, चाहे एक नाथ शिंदे साहब या और साहब, किसी भी दल से या किसी भी दल के शीर्ष नेतृत्व से मिलना, और इस शिष्टाचार के कहीं न कहीं सरहद में आता है और कहीं न कहीं उसके दायरे में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है चीज़ के लिए कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना, इसके ऊपर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति करने के बावजूद चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, उसका भी एक कहीं न कहीं एक जीवन होता है, उसका भी एक समाज होता है। समाज के बीच में कहीं न कहीं एक लोकाचार होता है। उस लोकाचार के तहत अगर मिलते थे तो कोई षड्यंत्र साजिश नहीं हो सकता और न था। हाँ, वर्तमान में जो 20 वर्षों के बाद मिलन हुआ है, ये सस्पेंस है। ये क्या है, ये अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा है। यही लोगों का समय 15 तारीख तक नहीं आएगा, इसका परिणाम विपक्ष को भुगतने के लिए, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इतना मैं जरूर समझता हूँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ। इस पूरे जब मुलाकात हुई कल दोनों भाइयों की, तो उसमें राज ठाकरे जी ने एक बात कही कि मतलब महापौर हमारा बनेगा। अब महापौर हमारा बनेगा मतलब दोनों का मिला के बनेगा कि हमारी पार्टी से बनेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? मिश्रा जी, ये तो इसका स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। उन्होंने जाते जाते आप लोगों से भी तो मदद मांगा है। मीडिया से उन्होंने कहा, हाँ मीडिया से उन्होंने मदद मांगा, लेकिन मेरे नहीं समझ में आ रहा है। जैसे आज मिश्रा है, कोई दुबे है, कोई तिवारी है, तो उन्होंने विशेष करके एक महाराष्ट्र वर्ग से कहा कि तुम्ही सर्वांना मला पाठीशी रहा। तो वो क्या था, जिस वक्त मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे थे, भगवा अस्मिता के लेकर के हिंदुत्व की बात किया जा रहा था। तो हम लोग कौन हैं? हम लोग महाराष्ट्र मूल के हैं। आदरणीय उद्धव साहब को और राज साहब को क्या इतिहास वो चीज़ भूल गए? इसी महाराष्ट्र की धरती पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने राजाभिषेक किया। उनका राजाभिषेक करने का काम कौन आए? काशी से गागा भट्ट जाए, शिवा बाबा ने कौन लिखा? कवि भूषण लिखे। जिस तरह से ताना बाना उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के बीच रहा, हमें नहीं लग रहा है कुछ इतिहास के पन्नों में लिखे हुए उस इतिहास के शब्दों को भूलना चाहिए। माना कि मथुरा वृंदावन के बीच भगवान कृष्ण पैदा होते हैं, लेकिन वो भी रिश्ते बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। माँ रुक्मिणी कहाँ की थी? अमरावती जिले की थी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब आते हैं, पहला पर्ण कुटीर कहाँ बांधते हैं? नासिक पंचवटी में। तो ये हमारा रिश्ता, ये हमारा नाता। हमारे कभी परप्रांति नहीं सोचे थे, कभी गुजरात नहीं सोचा था, राजस्थान नहीं सोचा था। और राजस्थान की धरती को कैसे ये देश भूल सकता है, जिस राजस्थान की धरती के ऊपर
हिंदू मुगलों के समाज, जिस महाराणा प्रताप ने घुटना नहीं टेका, घास की रोटी खाना उन्होंने मुनासिब समझा, लेकिन कभी मुगलों के सामने वो कभी अपने सर के नहीं झुकाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के इनके इस विचारों से सहमत होकर के तमाम ऐसी बातें आई। वीर सावरकर, बाबा साहब के लोकमान्य तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, नामदेव संत जैसे ऋषियों की परंपरा का निर्वाह करते हुए 1857 में बगावत हुई। क्या सुर में सुर मिलाने का काम था? उत्तर प्रदेश की इस देश को वंदे मातरम किसने कहा? क्रांतिकारी मंगल पांडे जी ने कहा। वो कहाँ जन्मे? उत्तर प्रदेश में जन्मे। लेकिन क्या इन महापुरुषों का एक सामंजस्य बनता रहा? उनको राष्ट्र की अखंडता चाहिए था, उनको राष्ट्र चाहिए था। आज उद्धव साहब को या राज साहब को महाराष्ट्र चाहिए, वो उनकी सोच हो सकती है, उनका विचार हो सकता है। लेकिन शिवसेना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में उसका सबसे बड़ा रूप आपके सामने एक हिंदी भाषी प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बड़ी शिद्दतता से अपनी बात को रख रहा है। ये भूल गए हैं लोग, जब राष्ट्र रहेगा तो ही महाराष्ट्र टिकेगा ना। जब राष्ट्र रहेगा नहीं तो महाराष्ट्र टिकेगा कहाँ? ये महाराष्ट्र आज अस्मिता की बात कर रहे हैं, मराठी से बात कर रहे हैं। आज तमाम इसे महाराष्ट्र में हिंदी भाषी मराठी मिलकर के इस महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम कर रहे हैं। मिश्रा जी कल्पना करिए, ये महाराष्ट्र की भूमि को देखा जाए, इसके भौगोलिक मानचित्र के दशा दिशा को देखा जाए तो 3 सिरों से पानी से घिरा हुआ है। एक जो सिरा बसता है पहाड़ों से है, उसमें भी जो समतल जमीन है, कितना अच्छा स्वरूप बना के रखे, बंदरगाहें बगल में है। यहाँ के लोगों ने पत्थरों को तोड़ करके मुंबई को सजाया। आज मात्र एक अस्मिता को लेकर के किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के लोगों को प्रताड़ित करना, उनके प्रति अपमानित बात करना, मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीयता की बात करते हैं। एक सच्चे हिंदू देश सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे का वंशज, प्रणाली और परंपरा, ये शब्द बोले ठीक नहीं है, हमें नहीं लग रहा है अच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर आप मानते हैं तो उनके जीवन के प्रणाली देखो, उनको न्याय का देखो। मैं इस महाराष्ट्र के धरती को प्रणाम करता हूँ, इसलिए मिश्रा जी ये मेरी कर्मभूमि रूपेण मेरी माँ यशोदा है। इस माँ ने मुझे पाला है। मरते दम तक सभी परप्रांतियों का की तरफ से मैं कहना चाहूँगा, इस महाराष्ट्र की भूमि को, इस महाराष्ट्र को, विशेष करके मुंबई को कोई भी परप्रांति कभी भूल नहीं सकता। इस माँ ने एक दुग्धपान यहाँ के लोगों को अपना दुग्धपान कराई, एक सभी यहाँ पे आए हुए जो भी चरण में माँ के आए उसका दुग्धपान कर सबको पाला पोसा बड़ा किया। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। महायुति में बीजेपी है, शिवसेना है और अजीत गुट भी है। एनसीपी का नाम इसमें कहीं नहीं आ रहा है कि उन्हें कितनी सीटें चाहिए, क्या चाहिए, या सीट बंटवारे में वो शामिल है या मीटिंग में शामिल हैं। तो क्या वो अकेले चुनाव लड़ेंगे मुंबई बीएमसी का? हमारे और इस पर एक बात ये भी आ रही है, जो नवाब मलिक का जो इसमें मामला आ रहा है, बार बार बयानबाजी हो रही है नवाब मलिक को लेकर, तो जरा उसके बारे में बताइए, ये पूरा क्या चल के आ रहा है? नवाब मलिक के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है, मैं भी इससे सहमत हूँ। बीजेपी के विचारों से मेरी सहमति है, और विशेष करके अजीत दादा को भी समझना चाहिए। लेकिन ये तो यही हो गया ना, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। लेकिन ये जो आपका प्रश्न है, ये जो आपका काउंटर है, इसके ऊपर महायुति बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। यदि नवाब मलिक साहब के बारे में अगर नहीं सोचा गया, अजीत दादा अगर इस पे बात अगर विचार नहीं करते हैं, तो राजनीतिक खेमे में किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ये बात सही है, उनको लेकर के नाराजगी है, नवाब मलिक को लेकर के नाराजगी है महायुति में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो 29 महानगर पालिका है, इसमें कितनी महानगर पालिका में शिवसेना और बीजेपी के बीच जो है गठबंधन होगा? कोशिश तो यही चल रहा है शीर्ष नेतृत्व के बीच में। परसों रात से ही ये चल रहा है कि सभी महानगर पालिकाओं के अंतर्गत हमारा गठबंधन हो। उसमें होता क्या मिश्रा जी कि हर दल के शीर्ष नेतृत्व के बीच में वो नेता अपने कुछ शिष्टमंडल या अपने कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में वो मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। कोशिश तो ये है कि हमारा महागठबंधन कायम रहे, हमारी महायुति कायम रहे। विशेष करके शिवसेना बीजेपी के अंतर्गत पूरी की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। मुझे लगता है कि कल परसों तक आपके इस प्रश्न का जवाब
पूरे सभी टीवी की स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाएगा, सभी मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अभी 29 महानगर पालिकाओं के अंतर्गत हो रहे विचार विमर्श युति को लेकर के कहीं न कहीं भी गर्भ में है। ऐसे में कुछ कह देना बड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी। महाराष्ट्र के जो राजनीतिक जानकार हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मतलब शिवसेना और शिंदे जी को जो है यहाँ पे महानगर पालिका में उन्हें जो है अपनी हार से ज़्यादा, अपनी जीत से ज़्यादा जो है, और उद्धव ठाकरे की जो हार है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा चर्चा उनके अंदर है। उन्हें अपनी जीत में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें जो है उद्धव ठाकरे की हार में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हार और जीत दो ऐसे शब्द हैं हमेशा जी कि जब आदमी हारता है मनुष्य हो जाता है, दुखी हो जाता है, जीतता है उत्साह उन्माद से भर जाता है, और उसके समर्थक दुखी होते हैं और खुशी होते हैं। ऐसे हालात बनते हैं। ऐसे हालात में हम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को नज़दीक से देखते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जैसा कि आपने भी संजय निरुपम साहब को बात आपने कहा कि सुबह उठते हैं और एकनाथ शिंदे साहब के बारे में खूब दिल भर करके जो कुछ को कहना होता कहते हैं। संजय राउत जी, मैं करेक्ट करता हूँ, संजय राउत साहब अभी बीमार थे। फ़ोन करके आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब उनका हालचाल पूछते हैं और उनको ये सजेस्ट करते हैं, उनको मशवरा देते हैं कि राउत साहब आप अपना स्वास्थ्य देखो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर राजनीति करने का बड़ा समय पड़ा हुआ है। ये दिल है। ऐसा नहीं कि उनके दुखी में, उनके हार में इंटरेस्ट है, बिल्कुल नहीं। शिंदे साहब का लक्ष्य दिख रहा है आगामी 29 महानगर पालिकाओं के ऊपर हमारा भगवत ध्वज, हमारा महायुति का फड़के, हमारी जीत हासिल हो। ये हमारा लक्ष्य, इसमें उनको रुचि है, न कि उनके हार और जीत में। जब दोनों शिवसेना एक साथ में थी और जब बीजेपी भी साथ में थी, और उसके बाद जो है 25 साल शिवसेना सत्ता पे थी, लेकिन उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि राजनीतिक हलकों में कि जब बीजेपी का जब वो मुख्यमंत्री बनता था तो कहा जाता था कि जो बीएमसी की सत्ता है वो शिवसेना को दी जाए, कम से कम शिवसेना के पास रहेगी तो शांत बैठेंगे, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे। आपको भी पता है ऐसी बातें की चर्चा उस समय खूब होती थी। अब यहाँ पर जो है चुनाव के बाद अगर सत्ता आती है महायुति की और शिवसेना और बीजेपी की, तो क्या फिर यहाँ पे महापौर जो है शिवसेना शिंदे गुट का बैठेगा या फिर बीजेपी का? और बीजेपी दावा कर रही है कि वहाँ पर हमारा बैठेगा, तो महापौर किसका बनेगा मुंबई बीएमसी पर? उस संख्या बल के ऊपर आधारित होगा मिश्रा जी। मान लीजिए बीएमसी या टीएमसी या किसी के डीएमसी में या नई मुंबई महानगर पालिका में या 29 महानगर पालिकाओं के अंतर्गत हमारा संख्या बल है 10, उनके हैं 15, तो हमारे महायुति का कहीं न कहीं समन्वय, सामंजस्य, संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से मुझे तो कहना ही पड़ेगा ना कि इस महानगर पालिका में बड़े भाई हैं, मैं यहाँ छोटा भाई, आपका बनेगा। उसी तरीके से संख्या बल के ऊपर निर्भर करेगा। फिर कोई विशेष परिस्थिति के आधार पर हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कहाँ किस महानगर पालिका में कौन महापौर बैठे, लेकिन महायुति हमारा कायम रहे, ये इसके ऊपर प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आए और आपने सारे सवालों का विभाग से जवाब किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।